अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की उर्दू हिंदी हॉरर स्टोरी ये वादा रहा। ख्वाब देखना कितना आसान होता है, बिल्कुल मुफ्त में। आप जिसे चाहो जिस रूप में चाहो अपना मेहमान बना लो। क्या खूब कहा है किसी ने, उसे जब भी सोचा बुला लिया। हर इंसान ने कभी ना कभी कोई ना कोई ख्वाब तो ज़रूर देखा होगा। किसी सल्तनत का ना सही, मगर अपने ख्वाबों की दुनिया में हर कोई बादशाह या मलका होता है। तालिबे इल्मी का ज़माना हो तो पहली पोजीशन लाने के ख्वाब कौन नहीं देखता। पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो ख्वाबों ख्यालों में खुद को बेहतरीन ऑफिस में बास की कुर्सी पर बैठा हुआ और सब पर हुक्म चलाता हुआ देखते हैं। और कुछ नहीं तो लड़के और लड़कियां अपने पसंदीदा चेहरों को अपने दुल्हा और दुल्हन के रूप में हर रोज़ ही ख्वाब में देखते हैं। अक्सर ये चेहरे कुछ अरसे के बाद दिल फिर जाने या फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बदल भी जाया करते हैं। खैर, ख्वाब देखना आसान सही, मगर उनकी हकीकत का रूप देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत। मिस्टर नासिर जमाल आपके नावलों के तर्जमे कई ज़बानों में किए जाते हैं और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक आपका शुमार चंद बेहतरीन हॉरर एंड मिस्ट्री राइटर में होता है। आपको उर्दू ज़बान का स्टीफन किंग कहा जाने लगा है। आपके नावल लाखों की तादाद में शाया होते हैं और लोग फर्स्ट कॉपी के लिए पागल हो जाते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। इतनी मकबूलियत, कामयाबी, शोहरत हर किसी के नसीब में नहीं होती। कैसा महसूस करते हैं आप? मेरे सामने बैठी कम उम्र खूबसूरत सी लड़की किसी मैगजीन के लिए मेरा इंटरव्यू कर रही थी, बकौले उसके कि वो खुद भी मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी और मेरे नावल बड़े शौक से पढ़ती आई थी। इसलिए वो सवाल कम और मेरी तारीफ ज़्यादा कर रही थी। तारीफ अल्फाज नहीं, वो शहद था, नशा था जो खून बनकर मेरी रगों में उतर रहा था। मैं खुद को अपने आफस में नहीं, आसमान पर उड़ता महसूस कर रहा था। ये सब तो चाहा था मैंने, उसकी तो तमन्ना की थी। तारीफ मेरी कमज़ोरी थी। दौलत, शोहरत, मकबूलियत में इन अल्फाज का गुलाम था। आज ये सब मुझे हासिल था, मगर कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। देखे मिस, मैंने इस लड़की पर नज़र डाली। नताशा, उसने जल्दी से कहा। हाँ तो मिस नताशा, मुझे अच्छा लगता है ये सब। ज़ाहिर है मैं लिखता हूँ, वो पढ़ा जाता है और पसंद किया जाता है। दरअसल लिखना मेरी रगों में है, मुझे लिख कर सुकून मिलता है। अगर मेरे लिखे हुए अल्फाज को लोग सराहते हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सर, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अब एक आखिरी सवाल, आपने हमेशा सिर्फ पुरइसरार कहानियाँ ही लिखी हैं, कभी रोमांस लिखने के बारे में नहीं सोचा? नताशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब ये तो महसूस करने की बात है। मैं सीधा होकर बैठ गया। मुझे तो पुरइसरार चीज़ें बड़ी ही हसीन और रोमांटिक लगती हैं, जैसे गहरे तारीक समुंदर, अंधे कुएं वगैरह, दरियाफत सितारे और जैसे इब्राम मिस्र, अहराम मिस्र। मैं जैसे कहीं खो सा गया। उफ सर, आप तो बातें भी बड़ी खौफनाक करते हैं, मुझे तो डर लगने लगा है। नताशा ने झुरझुरी सी ली। नताशा मुझसे इजाज़त लेकर चली गई। मैं कुछ देर शादमानी के आलम में अपनी कुर्सी पर घूमते हुए लुत्फ़ लेता रहा। फिर शीशे की दीवार से नीचे झांकने लगा। 12वें फ्लोर से नीचे
दुनिया के लोग कितने छोटे लग रहे थे, कमज़ोर। मेरा बस चलता तो मैं 16वें फ्लोर पर रहा करता। खैर, कभी ना कभी ज़रूर। थोड़ी देर नीचे की दुनिया का जायज़ा लेने के बाद मैं दीवार पर लगे कदे आदम आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ, तो मिस्टर नासिर जमाल, कैसा लगता है ये सब कुछ? ये शानदार ऑफिस, लंबी चमकती कार, बड़ा सा घर। मैं अपने अक्स से मुखातब था। ग्रे टू पीस सूट में मलबूस अपना सरापा मुझे हस्बे मामूल बड़ा शानदार मालूम हो रहा था। मेरी आंखें मेरे सूट के हम रंग लग रही थी। उफ, कितना कामयाब हूं मैं आज। मैं मुस्कुराने लगा। अचानक हर कामयाब इंसान के पीछे होने वाली वजह मेरे पीछे भी नमूदार हो गई। उफ, मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। अब वो मुस्कुरा रही थी। डर गए? उसने कहा। ज़ाहिर है मेरे मुंह में करवाहट घुल गई। आईना सामने ही है, नजर डाल लो, तुम खुद भी डर जाओगी। मगर वो आईना देखने की बजाय मेरी रिवॉल्विंग चेयर पर जाकर बैठ चुकी थी। दुनिया का इतना बड़ा हॉरर स्टोरी राइटर, जिसकी कहानियां लोग रात में नहीं पढ़ते, इतने डरपोक हैं। कमाल है, वो मजाक उड़ा रही थी। कमाल तो जनाब के हुस्न का है। मैं चिढ़ गया। ये भी आपकी ज़रा नवाजी है। वो आज तक बड़ी ही ढीठ थी। आपकी बेवकत आमद की वजह जान सकता हूँ? मैं तो आज तुम्हें नहीं बुलाया था। अरे, मैं तो बहुत देर से उधर मौजूद थी जब आपकी फ़ैन आपकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर रही थी और आप अपने अनोखे आइडियाज़ का पूरा क्रेडिट खुद ले रहे थे। हूँ, लिखना मेरी रगों में है। झूठे, वो बड़ी तलखी से चबा चबा कर बोल रही थी। तो और क्या कहता? क्या सच सच बता देता कि ये अनोखे वाक़यात, ये आइडियाज़ मेरे नहीं होते, ये कोई और मुझसे लिखवाता है, एक बदरू। वो जवाब देने की बजाय मुझे घूरती रही। कम वक्त गुजरने के साथ मज़ीद बदशक्ल होती जा रही थी। तुम्हारी इस सारी कामयाबी के पीछे मैं हूँ, तुम खुद तो जानते हो ना। वो फुंकार कर बोली। उफ, मुझसे तो इसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था। उसने मेरी कराहत महसूस कर ली। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही और फिर अचानक गायब हो गई। सर, आप सिर्फ पुरइसरार कहानियां लिखते हैं, कभी रोमांस नहीं लिखा। उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। रोमांस, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, माई फुट, फुर्सत के मशगले, भरे पेट की बातें हैं सब। चंद दिनों का खेल, फिर सब खत्म। क्या होता है इश्क? हम जैसे जिसे छू ना सकें उसको खुदा कहते हैं। सिर्फ ये बात होती है। कितने शदीद इश्क शादी के चंद सिलों बाद या कायदा नफरत में बदलते देखे हैं। क्या होती है मोहब्बत? वक्ती जज्बा। सबसे बड़ी हकीकत सिर्फ 2 वक्त की रोटी है। सख्त भूख, कड़ी धूप, खाली जेब, इन शुआओं के आगे हर हसीन चेहरा मोम की तरह पिघला हुआ लगने लगता है। प्यार दीवाना सिर्फ भरी हुई जेब पर पुरसकून घर और आरामदा बिस्तर वालों का होता है। ईंटें ढोने, पत्थर कोटने और बोरियां उठाने वाले तो इस लफ्ज़ से भी ना आशना होते हैं। क्यों? दिल तो हर इंसानी जिस्म में मौजूद होता है ना। मेरे अब्बू मेरे बचपन में घर छोड़कर चले गए थे। कुछ धुंधली धुंधली मिटी मिटी सी यादें मेरे जहन में मौजूद थी। अम्मी और अब्बू में भी कभी भी नहीं बनती थी और उन दोनों ने तो उनकी तकरीबन हर रोज़ लड़ाई हुआ करती थी। ये निर्मल हमारे घर क्यों आता है? आखिर इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अब्बू का सबसे बड़ा एतराज़ ये था। वो मेरा चचा बना हुआ है। अम्मी ने इंतहाई कमज़ोर जवाब दिया था। चचा, ऐसी क्या आफत आई है कि तुमने एक दूसरे मज़हब के गैर इंसान को अपना चचा बना लिया? अब्बू चिढ़ गए। मैं खूब समझता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो।
गुनाह है ये सब, बल्कि गुनाह कबीर। जादू सीखना, करना और करवाना इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। अब्बू उनको रोज समझाते थे, अगर घर में 4 पैसे आ रहे हैं तो तुमको क्या एतराज है। अम्मी बहस करने लग जाती। अब्बू उनको समझा समझा कर शायद इतना ज़्यादा थक गए थे कि अपना दामन और आकबत बचाकर अम्मी को छोड़कर चले गए। हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे अपने साथ ले जाएं, मगर अम्मी डट कर खड़ी हो गई थी। नासर अभी बहुत छोटा है, दुनिया का कोई कानून उसको मुझसे नहीं छीन सकता। मज़हब की ना सही, अम्मी को दुनियावी मामलात की पूरी आगाही थी। अब्बू ने वार्निंग दी कि वो मुझे कानूनी तौर पर हासिल करके रहेंगे, मगर उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की और एक हादसे में उनकी वफात हो गई। निर्मल चचा फिर खुले आम हमारे घर में दंदनाने लगे और अम्मी उनसे काले इल्म सीखने लगी। ना जाने कहां कहां से कमज़ोर अकीदे रखने वाली औरतें सरे शाम हमारे घर के बरामदे में जमा हो जाती, जिसको अम्मी ने अपना आस्ताना बना लिया था। उन औरतों के बेशुमार गंभीर मसाइल, जैसा कि सास की मौत करवानी, भाभी को भयानक बीमारी में मुब्तला करवाना, नंद की मंगनी तोड़वाने और देवरानी या पड़ोसन की तलाक करवाने से मुतल्लक हुआ करते थे। अम्मी के अमल से शायद पूरे हो ही जाते थे। जब ही औरतों की तादाद में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होने लगी और हमारा गल चलने लगा, बल्कि दौड़ने लगा। अम्मी रात को देर तक अपने अमलियात में मसरूफ़ रहती। ज़ाहिर है सुबह देर से उठती, फिर शाम से औरतों का तांता बंध जाता। ऐसे में उनके पास घर के काम काज करने या मुझ पर ध्यान देने का बिल्कुल भी वक़्त नहीं था। मैं उन दिनों बड़ा हो रहा था। मेरे अतवार हमेशा से ही निराले थे। ना जाने क्यों मुझ में एक अजीब सी बेरहमी थी। बचपन से मुझे लोगों को, जानवरों को सताने, अजियत देकर अजीब सा लुत्फ़ आता। मैं गुलेल से मासूम परिंदों को निशाना बनाता और जब वो तड़प तड़प कर ज़मीन पर गिरते तो बस उफ, मैं सरशार हो जाता। मैं स्कूल तो जाता था, मगर मजाल है जो पढ़ाई लिखाई में मुझे ज़रा भर भी दिलचस्पी हो। स्कूल से वापस आते ही मैं घर से निकल जाता और सारी दोपहर जाने कहाँ कहाँ आवारा गर्दी करता। लंबी लंबी गर्म दोपहरें मुझे बहुत पसंद थी। वीरान रास्ते, दरख्तों की दूर तक खाली झुंड मुझे अपनी तरफ बाकायदा खींचा करते। न जाने मेरी रूह क्या मांगती थी, मुझे किस चीज़ की तलब थी। ऐसे ही एक दिन वो हमेशा के लिए आ टपकी। कौन? शुआ, मेरी खाला की अकलौती बेटी। फिल्मों की तरह उसके वालिदैन एक हादसे में चल बसे और वो मेरे सर पर आकर सवार हो गई। शुआ ने आकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली और घर का काम करते करते जाने कब मुझसे मोहब्बत भी करने लगी। मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना, नाश्ता खाने का ध्यान करना, सब उसने बखुशी करना शुरू कर दिया था। मगर वो मुझे पहले दिन से ही जहर लगती थी। मैं उससे जान छुड़ाता था। ऐसे ही चंद बरस और बीत गए और फिर एक दिन अम्मी अचानक दुनिया से रुखसत हो गईं। वो आधी रात को छत पर अपने अमल करने में मसरूफ़ थी। शायद अंधेरे की वजह से उनका पाँव फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गईं। छत इतनी ऊंची बिल्कुल भी नहीं थी, शायद वो बच जाती, मगर वो बिजली के तारों में फंस गईं और करंट लगने से उनकी मौत वाक़या हो गई। उनकी मौत का मंजर बहुत दिल हिला देने वाला था। ऐन ऐसा जैसा कि किसी काले जादू करने वाले का हो सकता है। मगर कौन इबरत हासिल करके गुनाह करना छोड़ देता है, और शायद हज़ारों में से ही कोई एक हो। कुदरत ने, मज़हब ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका डिफ़ाइन कर दिया है, बिल्कुल सादा। 2 रास्ते हैं, एक सीधा तो एक उल्टा। 2 रंग हैं, एक स्याह एक सफ़ेद। हर चीज़ के 2 पहलू हैं, गलत और सही।
اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ ہاں ایک بات تو ہے، الٹا راستہ آسان ہے اور سیدھا مشکل، یا شاید مشکل لگتا ہے۔ زندگی میں آرام آسائش کون نہیں چاہتا؟ تقریباً سب، مگر کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو محنت سے جان چھڑاتے ہیں وہ الٹے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ مگر الٹا راستہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس پر شیطان کے قدم ہوتے ہیں۔ اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے شیطان کا تعاقب کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، جیسا کہ امی نے کیا اور پھر جیسا کہ میں نے کیا۔ مجھے امی کے دنیا سے چلے جانے کا بہت صدمہ ہوا تھا، بے حد۔ ابو کے جانے کے وقت تو میں بہت چھوٹا تھا اور پھر امی میرے ساتھ تھی، مگر امی تو در حقیقت مجھے اکیلا کر کے چلی گئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی ظاہر ہے میری ماں تھی۔ دکھ تو شعا کو بھی ہوا ہوگا، مگر وہ اپنا غم چھپا کر میرے پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ مگر سچی بات ہے مجھے پہلے سے زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ اگر اس نے پورے گھر کا بوجھ نہ اٹھا رکھا ہوتا تو شاید میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ ابھی امی کے انتقال کو چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک شام کو نرمل چاچا مجھ سے ملنے چلا آیا۔ وہ بڑا ہی مکروہ صورت ادھیڑ عمر کا انسان تھا، بہت گندا اور غلیظ۔ اف چاچا کیا نہاتے نہیں ہیں؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی تیز بو کا جھونکا اندر محسوس ہوا تھا۔ ارے واہ شہزادے، تو بڑا ہی نک چڑھا ہے، چاچا نے برا مان کر کہا۔ میں تو تیری ماں کا افسوس کرنے آیا تھا۔ کر لیا افسوس، اب جاؤ۔ وہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ارے وہ مجھ سے اتنی بدتمیزی شاید نہیں کر رہا تھا۔ ایکسپیکٹ تو میں تو تجھے ایک امانت دینا چاہتا تھا۔ اچھا، مجھے پہلی مرتبہ دلچسپی محسوس ہوئی۔ کیا ہے؟ شاید امی نے کچھ رقم یا زیور اس کے پاس رکھوایا ہو، میں نے سوچا۔ یہ بتا، اپنی ماں کی گدی سنبھالے گا؟ کیا سنبھالے گا؟ میں حیران ہوا۔ بیٹا جی، اتنا ننھا تو اب تو نہیں ہے، تجھے کچھ تو معلوم ہوگا نا، تیری ماں کیا کام کرتی تھی؟ تو کچھ کرتا کراتا تو ہے نہیں، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ یہ بھیانک سوال تو میرے ذہن میں بھی کئی مرتبہ سر اٹھا چکا تھا، مگر مجھے تو کوئی عمل نہیں آتا۔ میں کیسے ہوں؟ ایسا نہ بول، میں کس لیے ہوں؟ میں سکھاؤں گا تجھے۔ میں 20 سال کا تھا جب میں نے نرمل سے کالے علم سیکھنا شروع کیے تھے۔ کتنی عمر ہوگی میرے شیر کی؟ نرمل نے مجھ پر آنکھیں جما کر پوچھا تھا۔ اگلے مہینے میں پورے 20 سال کا ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، نرمل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ 20 سال کی عمر ہی چاہیے مجھے، ایک بالکل جوان خون ہی ان کھٹنائیوں کو جھیل سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا، مگر مطلب مجھ کو جلد ہی سمجھ آ گیا۔ نرمل مجھے جادو سکھانے لگا تھا، باقاعدہ جادو، کالا بلکہ کالا سیاہ جادو۔ تیری ماں تو عورت تھی، کمزور، اور پھر اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے تو بڑی مشکل سے صرف چند منتر ہی سیکھے تھے، اس لیے صرف کنارے پر بھیگتی رہی۔ تجھے تو بیٹا اس دریا کے پار اترنا ہے۔ نرمل کو مجھ سے بڑی امیدیں تھیں اور در حقیقت مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ کیا کیا نہیں کرنا پڑتا تھا، سنسان جنگلوں میں، اندھیری راتوں میں، طوفانی بارشوں میں، کھلے آسمان تلے کتنے چلے کاٹے تھے میں نے۔ گندگی، نجاست، نہ جانے کیا کیا اور کس کس طرح استعمال کیا تھا۔ سیاہ لباس پہن کر، بھڑکتی آگ کے آگے منتر پڑھ پڑھ کر شیطانوں کو آوازیں لگائی تھی۔ اف، اگر میرے اندر شیطانی جراثیم بچپن سے پرورش نہ پا رہے ہوتے تو شاید میں چند دنوں میں ہی بھاگ نکلتا، مگر میں تو خود انہی راستوں کا مسافر تھا۔ مجھے صرف تھوڑا بہت خوف محسوس ہوا، پھر میری روح شانت ہونے لگی۔
दुनिया में मौजूद बेशुमार भटकती बदरूहों ने मुझ में मौजूद खराब रूह को पहचान लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। निर्मल एक बड़ा अच्छा उस्ताद था और उसके पास बेशुमार ऐसी किताबें मौजूद थी जिनमें काली शक्तियां हासिल करने के बेशुमार तरीके सिखाए गए थे। हाँ, वो तरीके बहुत मुश्किल थे, तकरीबन नामुमकिन। मैंने काफ़ी सारा जादू सीख लिया और अपनी अम्मी की सीट संभाल ली। अब औरतें बिला झिझक मुझसे अपने जादू टूने करवाने लगी थी और बेटा बाप से भी गोरा के मुसद्दाक मेरे अमल से ज़्यादा असर होता था, मगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। ये क्या भला इतनी मेहनत करना, रात भर जाग कर जादू टूना करना और बस चंद रुपए। मेरा घर जिस जगह था वहाँ की औरतें बस चंद 100 रुपये देकर अपने मुश्किल काम करवाना चाहती थी और आधी रकम मुझे हस्बे वादा निर्मल को देनी होती थी। नहीं चाचा, मैंने एक दिन निर्मल से कहा, ये मेरी मंजिल नहीं है। इतने महीनों इतना कष्ट उठा के बस ये चंद हज़ार। तो तू क्या चाहता है? निर्मल ने पूछा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ चाचा, मैं हवाओं में उड़ना चाहता हूँ, मैं लाखों बल्कि करोड़ों कमाना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं किसी बड़े शहर चलते हैं, वहाँ हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा। मुझे ख्याल आया, बेटा जी बड़े दरियाओं में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, बड़े शहर में एक छोड़ 10 निर्मल और 20 नासर जमाल मौजूद होंगे। तू क्या समझता है? जादू टूना करने वाले हर गली और मोहल्ले में मौजूद हैं। निर्मल की बात 100% दुरुस्त थी। मैं मायूस हो गया। मैं अपने अमलियात और जादू टूने में दिन रात मशगूल रहता। शुआ क्या करती थी, क्या सोचती थी, मुझे ना तो इल्म था ना ही कोई दिलचस्पी। किस जादू से मेरे कपड़े धुलकर इस्त्री हो जाते थे, खाना नाश्ता 3 वक्त चाय ऐन टाइम पर मेरे सामने हाजिर हो जाती, मुझे पता ही नहीं चलता था जादूगर होने के बावजूद। ज़ाहिर है ये घर में मौजूद वाहद औरत का काम था, मगर उस वाहद औरत की इस घर में मौजूदगी मोहल्ले वालों को खटकने लगी। हम दोनों सिर्फ कज़न थे और हमारे अलावा घर में कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था। इस नुक्ते पर लोग एतराज़ उठाने लगे। मुझे तो खैर हरगिज़ मसला नहीं था, लोग जो बकवास करते थे करें, मगर शुआ एक दिन घबरा कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उफ, मैंने सख्त कोफत महसूस की। क्या बात है, एक ही घर में रहते हुए भी हम बहुत कम बात करते थे, सिर्फ ज़रूरत की हद तक। वो एक बहुत ज़रूरी बात है। वो कुछ घबराई और शर्माई सी लग रही थी। आज मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास आई थी, तो फिर वो कह रही थी कि हम दोनों का इस तरह एक घर में रहना ठीक नहीं है। तो तुमने उनको बताया नहीं कि तुम्हारे वालिद साहब कोई जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करके गए हैं? जब हमारे पास एक ही घर है तो उसमें ही रहेंगे। फजूल के एतराज़ात में सख्त चिढ़ गया था। उनका कहना था कि अगर मेरी और आपकी शादी, उसको मजबूरन पूरी बात बताना पड़ी। क्या? मेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। शादी और तुमसे मैं सोच कर रह गया। देखो, ना तो मेरा अभी शादी का इरादा है, ना ही उम्र। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था, लेकिन मैं जल्द अज जल्द कोशिश करूँगा कि तुम्हारी कहीं शादी करवा दूँ। अब कोई एतराज़ करे तो उसको बता देना। शुआ के मुंह पर साया सा लहरा गया। वो उदास नज़रों से मुझे थोड़ी देर तक देखती रही, फिर बाहर चली गई। और फिर एक दिन निर्मल मेरे सामने मौजूद था। तू आगे बढ़ना चाहता है ना? उसके होंठों पर मकरू मुस्कुराहट फैली हुई थी। हाँ हाँ चाचा, मैं तो उड़ना चाहता हूँ, मैंने बेताबी से कहा। उड़ान भरने के लिए पर दरकार होते हैं। बुलंदी पर बगैर किसी सीढ़ी के नहीं पहुँचा जा सकता। तुझे भी सीढ़ी चाहिए, ऐसी सीढ़ी जो किसी कब्र के ऊपर बनाई जाएगी। उफ चाचा, ये क्या कह रहे हो तुम?
मैं थोड़ी देर को थोड़ा सा घबरा गया। वही कह रहा हूँ जो तू सुन रहा है, चाचा बुरा मान गया। और मैं कौन सा अपने दिल से गढ़ रहा हूँ, ये देख इस किताब में क्या लिखा है। चाचा ने एक कदीम बसीदा किताब मुझे पकड़ा दी। कुदरत का निज़ाम है, हज़ारों लोग रोज़ाना जन्म लेते हैं और हज़ारों ही मर जाते हैं। ऐसा क़यामत तक होता रहेगा। रूहें आसमान से ज़मीन और ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करती रहेंगी, मगर इन लाखों लोगों में से कितने लोग कामयाबी और अरूज देख पाते हैं? बहुत कम लोग मनचाही बुलंदी पर पहुंच पाते हैं। तो फिर क्या हुआ जो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी बेवकूफ़ बेमाया हस्ती को मौत के घाट उतार दिया जाए।